मैन कैसे हैं आप? यस, देखिए जेंटलमैन, हम संविधान पढ़ रहे थे। उसी संविधान के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य का या प्रस्तावना। यस, ये वही उद्देश्य का है जिसे संविधान का सार तत्व कहा जाता है, जिसे संविधान का मुखौटा कहा जाता है, जिसे संविधान का दर्पण कहा जाता है और जिसे संविधान का भाग कहा जाता है। ये वही प्रस्तावना है, ये वही उद्देश्य का है। देखो, मैं उद्देश्य का पढ़ने के लिए भारत के हर एक लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये उद्देश्य का पढ़ें। आप कुछ भी पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जेंटलमैन आप एक बार उद्देश्य का या एक बार प्रस्तावना को अवश्य पढ़ें। ये उद्देश्य का आपको बताएगी कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया था, विधि का निर्माण क्यों किया जाता है, उनके पीछे क्या उद्देश्य है, ये आपको उद्देश्य का बताएगी। यस जेंटलमैन, इसी उद्देश्य का मैं भारत की राज्य व्यवस्था का उल्लेख है कि भारत कैसा है। यस, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, संविधान कैसा है, संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार की बातें इसी प्रस्तावना में है। यस जेंटलमैन, ये वही प्रस्तावना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1946 में प्रस्तुत की थी। वो समय था 13 दिसंबर 1940। जेंटलमैन, लेकिन इस प्रस्तावना को उसी समय स्वीकार नहीं किया गया था, इसको अस्वीकार कर दिया। फिर कुछ समय पश्चात यानी कि 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसी प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। यस, इस प्रस्तावना में बताया गया कि भारत कैसा देश होगा, अर्थात भारत एक संप्रभु देश होगा जो खुद के निर्णय स्वयं लेगा, किसी बाह्य विदेशी शक्ति या बाह्य शक्ति से के दबाव में आके कोई भी निर्णय नहीं लेगा। ये संप्रभुत्व संपन्न है। इस प्रकार की बातों का इसमें उल्लेख है। भारत कैसा होगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। यस, भारत एक गणराज्य देश होगा, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होगा। इन सारी बातों का उल्लेख इसी प्रस्तावना में है। यस, तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात हम आपको क्लियर कर देते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं और आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। यस, पहली बात हम जानेंगे जेंटलमैन कि ये उद्देश्य का है, क्या है इसका यह प्रस्तावना। पहला है क्या है ये, पहली बात रहेगी क्या है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इसके अनेक अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या क्या नाम है, इसके अन्य नाम, इसी प्रस्तावना के अन्य नाम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके तत्व, क्या इसके तथ्य हैं। जेंटलमैन, इसके 4 तथ्य हैं, इसके 4 तथ्य हैं इसके। यस, पहला है इसमें शक्ति का स्रोत। कौन है शक्ति, किसके पास में शक्ति है, शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत, आखिरकार ये शक्ति है किसके पास में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संविधान को लागू करने की तिथि। ये 2 बातें पढ़ने के बाद में तीसरी बात हमारी रहेगी राज्य व्यवस्था का स्वरूप। नेक्स्ट रहेगी हमारी राज्य व्यवस्था का उद्देश्य। उद्देश्य जेंटलमैन, नेक्स्ट हमारी बात रहेगी इसमें प्रस्तावना में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन नेक्स्ट है इसमें वाद या विवाद।
अंतिम रहेगी तुलना। अंतिम रहेगी तुलना। हम प्रस्तावना को कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। हम पहले हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है, नेक्स्ट हम बताएंगे आपको इसके अन्य क्या नाम है, इस प्रस्तावना को अन्य कितने नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके तत्व, क्या क्या इसके तत्व हैं। प्रस्तावना के तहत शक्तियों का स्रोत कौन है, आखिरकार ये शक्तियां किसके पास में है। नेक्स्ट, प्रस्तावना के तहत संविधान को कब लागू किया गया था। इसके बाद में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, संविधान का स्वरूप कैसा है, इस प्रकार की बातों की हम चर्चा करेंगे। हम नेक्स्ट है राज्य व्यवस्था के क्या क्या उद्देश्य हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है संविधान में वाद, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। नेक्स्ट रहेगी तुलना। आपको मालूम है जेंटलमैन, ये प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो समानता होंगी और कुछ समानता के अतिरिक्त कुछ असमानताएं हैं। हम उन सभी असमानताओं की बात करेंगे जो अमेरिका के संविधान में नहीं है, जो अमेरिका की प्रस्तावना में नहीं है लेकिन भारत की प्रस्तावना में है। उन असमानताओं की बात हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जेंटलमैन। हमने आपको बताया कि प्रस्तावना क्या है। देखो जेंटलमैन, प्रस्तावना या उद्देश्य का एक उद्देश्य है जो इस संविधान का निर्माण किया गया है। आखिर इस संविधान का निर्माण क्यों किया गया है, किन कारणों से इस संविधान का निर्माण किया गया है, जो कारण से संविधान का निर्माण किया गया है वही उद्देश्य है। जो भी विधि बनाई जाती है वो विधि क्यों बनाई गई है, उस विधि के पीछे क्या उद्देश्य है, वही उद्देश्य का है। कोई विधि बनाई जाती है, आपको मालूम है अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई विधि बनाई जाती है। हो सकता है कि समाज में अत्यधिक अपराध बढ़ रहे हो, उसी के लिए एक विधि बनाई गई हो, तो वही उद्देश्य का है, वही उद्देश्य का है। संविधान बनाना इसके पीछे क्या उद्देश्य था, वही उद्देश्य का है। यस, इसके बाद में हमने आपको बताया था कि उद्देश्य का कुछ पहले 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। लेकिन जेंटलमैन, उस दिन इस प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया गया। कारण यह था कि उस वक्त संविधान सभा में सभी सदस्य उपस्थित नहीं थे। इसी कारण से इस संविधान सभा को उस दिन इसी प्रस्तावना को उसी दिन स्वीकार नहीं किया गया और फाइनली 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। अब हम वन बाई वन सारे टॉपिकों की हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इस प्रस्तावना के कितने नाम हैं। यस, हम ये डिलीट कर रहे हैं, आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यस, ओके। उद्देश्य प्रस्तावना, देखिए जेंटलमैन, इसको संविधान का सार तत्व कहते हैं, सार तत्व कहते हैं। इसको संविधान का दर्पण कहते हैं, इसी को संविधान का मुखौटा कहते हैं, मुखौटा है। इसी को संविधान का भाग कहते हैं। इसी उद्देश्य को कई नामों से जाना जाता है। यस, इसी को संविधान का दर्पण कहते हैं, इसी को संविधान का मुखौटा कहते हैं, इसी को संविधान का सार तत्व कहते हैं और इसी को संविधान का भाग कहते हैं। ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना का अन्य नाम कौन सा है। जेंटलमैन, ये प्रस्तावना के अन्य नाम हैं। पहली बात ये है। अब हम दूसरी बात बताने के लिए जा रहे हैं आपको, प्रस्तावना के तत्व क्या है। पहली, इसमें प्रस्तावना के तहत शक्ति का स्रोत कौन है। पहली बात, शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत किसके पास में शक्ति है? क्या शक्ति आपके प्रधानमंत्री जी के पास में है या शक्ति आपके जो मंत्री परिषद है उसके पास में है या किसी भ्रष्ट मंत्री के पास में समाज शक्तियां केंद्रित हैं या उस दरोगा जो भ्रष्टाचारी दरोगा है या उसके पास में अनंत शक्तियां हैं। तो जेंटलमैन, ना तो प्रधानमंत्री जी के पास में शक्तियां हैं और ना ही किसी दरोगा के पास में शक्ति है और ना ही किसी मंत्री परिषद के पास में शक्ति है। शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। यह जेंटलमैन, शक्ति का स्रोत भारत की जनता है।
क्योंकि भारत की जनता के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था और भारत की जनता के द्वारा ही इस संविधान को स्वीकार किया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रस्तावना कहती है कि प्रस्तावना के तहत शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। शक्ति किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं है, शक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास में नहीं है, शक्ति भारत के 140 करोड़ लोगों के पास में है। शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि भारत की जनता के द्वारा ही क्योंकि भारत की जनता के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण किया गया था और भारत की जनता के द्वारा ही संविधान को लागू किया गया था। संविधान की जनता के द्वारा ही, भारत की जनता के द्वारा ही संविधान को लागू किया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब संविधान बन रहा था, क्या उस वक्त की 40 करोड़ जनसंख्या ने संविधान का निर्माण किया था? क्वेश्चन नहीं किया था। ये जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया था। जितनी जनसंख्या थी उस वक्त की, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी, उसने इस संविधान का निर्माण नहीं किया। जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने और इन प्रतिनिधियों के माध्यम से इस संविधान का निर्माण किया गया। अर्थात प्रस्तावना के तहत शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि भारत की जनता ने इस संविधान को बनाया है और भारत की जनता ने इस संविधान को लागू किया है। ये पहली बात थी। नेक्स्ट, संविधान को लागू करने की तिथि। ये सेकंड बात है जेंटलमैन। राज्य व्यवस्था के जो तथ्य थे, जो प्रस्तावना के जो तथ्य थे, उसकी ये सेकंड बात है। संविधान को लागू करने की तिथि। यस, संविधान को लागू करने की तिथि। देखिए जेंटलमैन, आपको मालूम होगा जो प्रस्तावना है ये कहती है संविधान को लागू किया गया था वो 26/11/1949। यस जेंटलमैन, 26/11/1949 को संविधान को स्वीकार किया गया था। संविधान को स्वीकार करने की तिथि है 26/11/1949। लेकिन अनुच्छेद 394 कहता है, अनुच्छेद 394 ये कहता है कि जो संविधान को पूर्णतः लागू किया, संपूर्ण लागू किया, वो था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 संविधान को अंगीकृत करने की डेट है 26/11/1949, लेकिन संविधान को संपूर्ण लागू करने की डेट है वो है 26/1/1950। इसी डेट, इसी दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। इसी तहत 16 अनुच्छेद, इसी डेट को तहत 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था और इधर संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। ये इस बात की चर्चा हमने आपसे कल की थी। यस, तो संविधान के तहत, प्रस्तावना के तहत संविधान को लागू करने की तिथि या स्वीकार करने की तिथि वो है 26/11/1949। लेकिन अनुच्छेद 394 कहता है 26/1/1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया था। ये पहली बात थी। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी बात, राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है, संविधान का स्वरूप क्या है। इसी के तहत स्वरूप, इसमें हमें पढ़ना है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। नेक्स्ट पढ़ना है इसमें समाजवाद। नेक्स्ट पढ़ना है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट पढ़ना है इसमें लोकतंत्र। अंतिम है गणराज्य। यस जेंटलमैन, इन शब्दों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहला है प्रभुत्व संपन्न। क्या है? देखो एक बार आप मेरे सुनो, फिर मैं आपको लिखा दूंगा आपको मैं क्या होता है। देखिए
प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जब निर्णय लेने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति भारत में निहित हो, उसको बोलते हैं संप्रभु संपन्न। ये 26 जनवरी 1950 के दिन ही भारत हमारा संप्रभु संपन्न देश बन गया था। यस, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी देश भारत पे आक्रमण करता है तो भारत उस देश को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अर्थात अब भारत किसी यूनाइटेड नेशन के पास नहीं जाएगा, अब भारत किसी अमेरिका के पास नहीं जाएगा कि जनाब इसने मेरे पे आक्रमण किया है, मैं क्या करूं। अब भारत उसका जवाब तत्काल देगा, अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से देगा। यह है संप्रभु संपन्न। जो भारत में जो भी निर्णय लिए जाएंगे खुद की सहमति पर लिए जाएंगे, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन, किसी भी अमेरिका या किसी भी शक्तिशाली देश के दबाव में भारत कोई भी निर्णय नहीं लेगा। निर्णय लेने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति भारत में निहित होती है, उसको बोलते हैं संप्रभु संपन्न। अब हम आपको बता रहे हैं, एक होता था औपनिवेश। औपनिवेश एक है अधिराज्य। इसका मतलब होता है निर्णय लेने की सर्वोच्च अंतिम शक्ति विदेशी हो। समय था 15 अगस्त 1947 से पहले। औपनिवेशिक यानी कि वो समय था 15 अगस्त 1947 से पहले। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में निर्णय लेने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति विदेशी थी। वो विदेशी लोग, वो गोरे लोग भारत में उन्होंने शासन किया और भारत में जो भी निर्णय लेते थे वही लोग लेते थे। भारतीय उस निर्णय में अलग थे। तो औपनिवेशिक का मतलब होता है कि निर्णय लेने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति विदेशी सत्ता में निहित हो। यह समय था 15 अगस्त 1947 से पहले का देश था। उसके बाद में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति भारत में नहीं तो भारत में, लेकिन अंतिम शक्ति विदेशी हो। ये था 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 तक निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति तो भारत के पास थी, लेकिन अंतिम शक्ति फिर वही विदेशी थी। लेकिन जेंटलमैन 26 जनवरी के बाद 1950 के बाद निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति भारत में थी और अंतिम शक्ति भी भारत में है। यही है संप्रभुत्व संपन्न। अर्थात जो भी निर्णय लिए जाएंगे भारत स्वयं निर्णय लेगा, किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या संस्था या किसी देश के दबाव में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये पहली बात थी। अगर इसको टॉपिक को थोड़ा सा और खींचा जाए और थोड़ा गहराई में जाया जाए तो हम बताते हैं आपको। और एक तरफ तो आप कहते हो कि निर्णय लेने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति भारत में निहित है। जेंटलमैन हम इसके जो विरोधाभास है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है निर्णय लेने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति भारत में निहित हो। अर्थात निर्णय किसी बाह्य शक्ति से या किसी बाह्य अंतरराष्ट्रीय संगठन से दबाव में निर्णय ना लिए जाएं। ये पहली बात क्लियर है। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं निर्णय लेने की शक्ति भारत के पास हो,
ये अब मुझे ये बताओ अब मुझे ये बताओ वर्ष 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी, क्या ये नीति स्वयं भारत ने विकसित की थी? नहीं की थी। ये नीति भारतीयों को आईएमएफ ने दी थी, आर्थिक नीति। आर्थिक नीति, इस आर्थिक नीति का विकास आईएमएफ के द्वारा किया गया था। उस समय के जो मनमोहन सिंह जी थे वो वित्त मंत्री थे, और ये जो नीति अपनाई गई थी, ये नीति दबाव में अपनाई गई थी। ये स्वतंत्र रूप से नीति अपनाई नहीं गई थी सर, क्योंकि उस वक्त आपको मालूम है रिजर्व हमारे पास बहुत ही कम बचा था हमारे पास में, मात्र 1 हफ्ते से भी कम का रिजर्व था हमारे पास में। तो आईएमएफ ने कुछ शर्तों के साथ में कुछ भारतीयों के लिए कुछ नई नीतियों के बारे में बताया, और उन नीतियों को लागू करने के लिए इन विदेशी शक्तियों ने, आईएमएफ ने भारतीयों पर दबाव बनाया और भारतीयों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। क्या ये संप्रभुत्व संपन्न है? नेक्स्ट उदाहरण, अच्छा शासन। ये जेंटलमैन वर्ल्ड बैंक ने भारतीयों के लिए दिया। वर्ल्ड बैंक की सिफारिश पर ही भारतीयों ने इसको स्वीकार किया। अर्थात ये भी कह सकते हो वर्ल्ड बैंक के दबाव से ही भारतीयों ने इसको स्वीकार किया। क्या ये संप्रभुत्व संपन्न है? क्या ये संप्रभुत्व संपन्न है? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम खुद के निर्णय स्वयं लेंगे, एक तरफ आप अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्था, उनके दबाव में आप निर्णय ले रहे हो। किस बात की संप्रभुत्व संपन्न है ये? अब इसको हम समझाते हैं। देखिए, हमारा किसी अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता करना किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है। पहली बात, हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधि समझौता करना किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है, हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। हम जब चाहें किसी भी संधि को ठुकरा सकते हैं, जब चाहें हम किसी भी समझौते को तोड़ सकते हैं, ये हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन जेंटलमैन, भारत को विकास करना है, भारत को प्रतिस्पर्धा करनी है, भारत को विकास करना है, भारत को प्रतिस्पर्धा करनी है। तो इसी होड़ में, इसी रफ्तार में भारत को आगे भी जाना है। तो इसीलिए लोगों के विकास के लिए भारतीयों ने आईएमएफ जैसे देशों का सदस्य बनाया है, इनकी बात मानता है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक की संस्था का सदस्य बनाया है, इनकी बातों को मानता है। केवल विकास के लिए भारत कभी भी इनकी सदस्यता से पीछे हट सकता है। केवल ये विकास को ध्यान में रखते हुए भारतीयों ने या भारत ने इन संस्थाओं की सदस्यता ग्रहण की है, किसी दबाव में नहीं की है। बहुत सारे ऐसे अफसर आए थे जो भारतीयों ने उन अफसरों को ठुकरा दिया। यस, भारतीयों ने उस अफसर को ठुकरा दिया। तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता करना भारत के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये संप्रभुत्व संपन्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजवाद। देखो, ये समाजवाद अर्थव्यवस्था से संबंधित है। जो भारतीयों की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी रहेगी, अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का रहेगा, वो ये बताता है समाजवाद। इसमें 2-3 प्रकार की बात है। पहली बात यह है कि जितनी भी जो अर्थव्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है। पहली होती है पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है जो उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रहना। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण, इसको बोलते हैं पूंजीवादी। अर्थात यदि आपके लिए पेन बनाना है तो वो पूंजीपति बनाएंगे, आपके लिए ब्रश बनानी है तो वो पूंजीपति बनाएंगे, आपके लिए मोबाइल बनाना है तो वो पूंजीपति बनाएंगे, स्कूलों का निर्माण करना है तो पूंजीपति करेंगे। अर्थात जो भी उत्पादन के साधन हैं उन पर नियंत्रण पूंजीपतियों का होना। यह व्यवस्था अमेरिका में है, ये व्यवस्था अमेरिका में है।
इसको बोलते हैं पूंजीवादी। लेकिन जेंटलमैन, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो उस वक्त धन का अभाव था, उद्योगपतियों का भी अभाव था, तो इसीलिए ये व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट आता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है, समाजवादी या समाजवाद का मतलब होता है जो उत्पादन के साधन है उन पर राज्य का नियंत्रण हो, उस पर सरकार का नियंत्रण हो। उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण, अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी देश में पेन बन रहा है तो वो सरकार बनाएगी, किसी भी देश में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो वो सरकार बनाएगी, किसी भी देश में उद्योग स्थापित होने वो सरकार करेगी। निजी लोगों से पूर्णतः वंचित कर देना, निजी लोगों को पूर्णतः वंचित कर देना। तो आप बताओ, जब भारत आजाद हुआ था क्या यह व्यवस्था उचित थी? क्या भारत इस व्यवस्था को करने में सक्षम था? क्या भारत के पास पर्याप्त पैसे थे? तो जेंटलमैन, ये व्यवस्था भी उचित नहीं है, इस व्यवस्था में भी अनेकों बुराई हैं। नेक्स्ट होता है मिश्रित। मिश्रित मिश्रित का मतलब होता है पूंजीपति और राज्य दोनों मिलकर उत्पादन करेंगे, उत्पादन के साधनों पर दोनों का नियंत्रण रहेगा। अर्थात पूंजीपति लोग हैं वो सड़क का निर्माण करेंगे, पूंजीपति लोग हैं वो स्कूल कॉलेज बनाएंगे, पूंजीपति लोग हैं वो उद्योगों को स्थापित करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ शर्तों में सरकार उन पर नियंत्रण लगाएगी, सरकार भी उनकी सहायता करेगी। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत ने ये मॉडल अपनाया था, भारत ने ये मॉडल अपनाया था। यस, तो आगे हम बात करते हैं। तो वर्ष 1976, ये समय था वर्ष 1976 तक, यहां तक जो नियंत्रण था वो सरकार के अधीन था, निजी क्षेत्र के लिए नियंत्रण कम था। वर्ष 1976 के बाद सभी उत्पादन के साधनों पर सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया, अर्थात अत्यधिक जो उद्योग थे उन पर सरकार ने नियंत्रण किया, जो कम उद्योग थे, बहुत छोटे उद्योग थे, वो निजी लोगों तक सीमित किए। लेकिन आपको मालूम है 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, उस आर्थिक नीति के तहत सरकार ने अपनी हिस्सेदारी कम की और पूंजीपतियों की या निजी व्यक्तियों की हिस्सेदारी को बढ़ाया, अपनी हिस्सेदारी को कम किया और निजी लोगों की हिस्सेदारी को बढ़ाया, इसी बोलते हैं नई आर्थिक नीति। ये था 1991 में। तो 1991 से निजीकरण किया जाने लगा। तो मुझे बताओ, संविधान में तो आप समाजवाद कह रहे हो, लेकिन 1991 से आपने निजीकरण कर दिया, क्या ये संविधान में लिखे हुए संविधानवाद का उल्लंघन नहीं है? क्या ये संविधान में लिखे समाजवाद का उल्लंघन नहीं है? है सर, है, उल्लंघन है। लेकिन इसी बात को आप काफी गहनता से देखोगे तो जेंटलमैन, आज भी समाजवाद के जो उद्देश्य हैं उनका उल्लंघन नहीं है, आज भी समाजवाद के जो उद्देश्य हैं आज भी उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है। जैसे कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आज भी इसके उद्देश्य हैं, आज भी ये उद्देश्य बने हुए हैं। आज भी व्यक्ति को गर्भ से लेकर कब्र तक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, आज भी व्यक्तियों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मुहैया कराए गए हैं। तो जेंटलमैन, आज भी समाजवाद के जो उद्देश्य हैं उसमें किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं आई है, स्वरूप में बदलाव आया है, समाजवाद से निजीकरण हो रहा है, स्वरूप में बदलाव आया है, लेकिन इसके उद्देश्यों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। यस जेंटलमैन, ये है समाजवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। सेकुलर,
यस, सेकुलर क्या मतलब होता है? देखिए, मेरा नाम डेविड ठाकुर है, मैं हिंदू धर्म से फॉलो करता हूं। मेरा एक दोस्त आबिद भी है, फारूक भी है, वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। मेरा एक दोस्त प्रेम जोसेफ एंटोनियो भी है, वो ईसाई धर्म से बिलोंग करता है। अर्थात यहाँ पे व्यक्तियों के तो धर्म है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये भारत देश है, ये भारत देश है जहां जनता के तो धर्म है, यहाँ जनता का तो धर्म है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसी को बुलाया पंथ निरपेक्ष। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य ना तो इस्लाम, राज्य ना तो हिंदू होगा, ना ही मुस्लिम होगा, ना ही ईसाई होगा, किसी भी प्रकार का राज्य नहीं होगा। राज्य धर्म निरपेक्ष होगा, राज्य पंथ निरपेक्ष होगा, राज्य एक सेकुलर होगा। ये भारत है सर, ये भारत है। इसमें कुछ बातें हैं। बात इसमें यह है कि राज्य सभी धर्मों का संरक्षण करेगा। राज्य सभी धर्मों का संरक्षण करेगा। अगर किसी भी धर्म का पतन हो रहा है, उस धर्म का संरक्षण करेगा। ये पहली बात थी। दूसरी ये बात थी, अगर धर्म के नाम पर भारत की एकता और अखंडता को हानि पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, तो जेंटलमैन राज्य उसमें हस्तक्षेप करेगा। राज्य उसको रोकने की किसी भी प्रकार की गतिविधि करेगा, तो उसको रोक, उसके राज्य को ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर धर्म के नाम पर भारत की एकता और अखंडता को आप उल्लंघन करोगे, उसको नुकसान पहुंचाओगे, तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये भारत में धर्म की बात है। लेकिन जेंटलमैन, इसी धर्म को हम विदेशी लोगों में देखें, पाश्चात्य में देखें, अर्थात अमेरिका और फ्रांस में देखें, ये धर्म भिन्न है, भारत से बहुत ही भिन्न है। उसमें क्या स्थिति है, हम बात करते हैं। हम लेते हैं फ्रांस का मॉडल, कि फ्रांस में धर्म की क्या कहानी है। फ्रांस, देखो, फ्रांस में जेंटलमैन एक होता है धर्म, एक होती है राज्य सरकार। एक धर्म होता है, एक धर्म है, एक राज्य है, यानी कि फ्रांस की सरकार। यहाँ पे ये मॉडल अत्यधिक कठोर है। यहाँ पे कठोर ये है कि राज्य धर्म के मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और वहीं भारत में अगर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की चुनौती उत्पन्न होती है, तो भारत यानी राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन जेंटलमैन, यहाँ पर अगर धर्म के मामले में किसी भी प्रकार की चुनौती आती है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे ही धर्म राज्य के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये एक कठोर मॉडल है, ये एक चुनौतीपूर्ण मॉडल है। इसी मॉडल ने आए दिन फ्रांस में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, कई दंगों का सामना करना पड़ा है। फ्रांस में तो यहां तक है, यदि कोई भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो स्कूल हो गए, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो गए, कोई भी सार्वजनिक स्थान है, वहां पर धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करना वर्जित है, धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करना वर्जित है। ये कठोर मॉडल फ्रांस में है, ये कठोर मॉडल फ्रांस में है। तो ये था पंथ निरपेक्ष। एक लाइन में इसका मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म विहीन है। ये एक मतलब है इसका, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट बात है हमारी इसमें लोकतंत्र। चौथी बात, लोकतंत्र। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्या है डेमोक्रेसी? देखो, ये लोकतंत्र है। एक राजतंत्र हुआ करता था जहां राजा की सत्ता हुआ करती थी, जहां राजा के द्वारा दिए गए आदेश
कानून बन जाया करते थे जहां राजा की सत्ता होती थी। लेकिन जेंटलमैन, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा किया गया शासन। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है। इसका मतलब जनता की सरकार। जनता के द्वारा सरकार। जनता के लिए सरकार। जनता के लिए सरकार। राजतंत्र में आपके डोले सोले मजबूत होते हैं तो आप किसी भी राज्य पर अपना अधिकार कर सकते हैं। आप यदि आप राजा के बेटे हैं तो आपको राजा का पद उपहार में मिलता है। लेकिन जेंटलमैन, यहां पर किसी रानी या महारानी से गर्भ से पैदा होने वाला व्यक्ति भारत का राजा नहीं बनता है। यहां पर राजा बनाती है मतदान की पेटियां। यहां पर राजा बनाते हैं आप हम जैसे लोग। यहां पर राजा बनाते हैं 140 करोड़ जनसंख्या। भारत के लोगों के द्वारा ही सरकारों का गठन किया जाता है। सरकारें बनाई जाती हैं, सरकारें बिगाड़ी जाती हैं। ये भारत की जनता है। नेक्स्ट हमारा गणराज्य। गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो जेंटलमैन किसी भी वंश आधारित नहीं होगा। जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो किसी रानी या किसी महारानी से गर्भ से पैदा होने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष नहीं बनता है सर। यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष बनाते हैं जनता, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा भारत का राष्ट्र अध्यक्ष होता है। यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता है। अर्थात निर्वाचन के तहत भारत का राष्ट्र अध्यक्ष होगा। यहां पर वंश आधारित नहीं होता है। नहीं होता है। जहां जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। किसी भी राजा का बेटा या राजा के परिवार से कोई व्यक्ति राष्ट्र का अध्यक्ष नहीं होगा। यही गणराज्य है। ब्रिटेन में जो महारानी से फैमिली से होगा, जो राजा की फैमिली से होगा, वही व्यक्ति ब्रिटेन का राष्ट्र अध्यक्ष बनता है। लेकिन जेंटलमैन, यहां पर राष्ट्र अध्यक्ष एक अखबार बेचने वाला भी बन सकता है। एक राष्ट्र अध्यक्ष एक गरीब किसान का बेटा भी राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। यहां पर राष्ट्रपति बनने का अवसर सभी को है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है। हर एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्र अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। ये लोकतंत्र है। तो जेंटलमैन, अभी हमने राज्य व्यवस्था के क्या स्वरूप हैं उनकी हमने चर्चा की। संप्रभुत्व संपन्न की बात की थी, समाजवाद की बात की थी, पंथ निरपेक्ष की बात की थी, और लोकतंत्र, और अंतिम में गणराज्य। अब हम बात करने वाले हैं जो राज्य व्यवस्था है उसके उद्देश्य क्या हैं। अंतिम टॉपिक है, उसके उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्यों की हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हम राज्य व्यवस्था के उद्देश्य। यस,
उद्देश्य। देखो, सरकारों के उद्देश्य कल्याणकारी होते हैं। जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उन सरकारों के उद्देश्य कल्याणकारी होते हैं। इनके उद्देश्य क्या हैं? पहला है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये जेंटलमैन तीनों रूस की क्रांति से ग्रहण किए हैं। इन तीनों को रूस की क्रांति से ग्रहण किया गया है। आर्थिक न्याय का मतलब होता है जो राज्य के अधीन संसाधन है, जो राज्य के अधीन संसाधन है उनका समान रूप से वितरण किया जाए, उनको जो हाशिए पे खड़े हुए व्यक्तियों को उनकी पहुंच कराई जाए, यही आर्थिक न्याय है। जो राज्य के अधीन संसाधन है किन्हीं मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ना जाएं, ये सभी लोगों तक इनकी पहुंच हो, ये आर्थिक न्याय है। ये आर्थिक न्याय है। और सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में भेदभावकारी, दमनकारी, शोषणकारी प्रवृत्तियों का उन्मूलन किया जाए, व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, एक हाशिए पे खड़े हुए व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाया जाए, यह सामाजिक न्याय है। एक कमजोर व्यक्ति को, एक दबे हुए कुचले हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जा रहा है, तो वो जेंटलमैन वो सामाजिक न्याय है, वो सामाजिक न्याय है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब होता है राजनीति में सभी लोगों की भागीदारी होना, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे वो अमीर आदमी है, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो पकौड़े वाला है, उस व्यक्ति की भी राजनीति में पहुंच हो, राजनीति में भागीदारी हो, ये राजनीतिक न्याय है। सर बड़ा अद्भुत मॉडल है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और जेंटलमैन इनका उल्लेख आप पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्व, इनका उल्लेख वहां पर भी इनका उल्लेख है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इनका उल्लेख डीपीएसपी में भी इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसी में ही स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। यस, ये जेंटलमैन फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया है। ये फ्रांस की क्रांति से हमने ग्रहण किया है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? देखो, स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति की व्यक्तिगत गतिविधि पर किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, व्यक्ति की व्यक्तिगत गतिविधि पर किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, यह स्वतंत्रता है। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूं, मेरे रास्ते में गाना गाने को मन कर रहा है, अगर मैं गाना गा रहा हूं तो मेरी ये स्वतंत्रता है। अगर मेरे गाने पर किसी ने अंकुश लगाया है, किसी ने रोक टोक लगाई है, तो जेंटलमैन ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है। मैं मार्केट किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए जा रहा हूं, अगर कोई रोक टोक करता है मेरे पे, तो ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है। मैं जैसे भी कपड़े पहनूं वो पहन सकता हूं, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक है तो जेंटलमैन ये मेरी स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिगत गतिविधि पर किसी भी प्रकार का रोक टोक ना होना, यही स्वतंत्रता है। समता, समता का मतलब होता है समाज में समानता हो, अवसरों की समानता हो, अवसरों की समानता हो, हर एक व्यक्ति को अवसरों की पहुंच हो, अवसरों के मामले में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यह है समता। चाहे मैं किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हूं, चाहे मैं किसी भी जाति से बिलोंग करता हूं, चाहे मैं किसी भी स्थिति से बिलोंग करता हूं, तो जेंटलमैन मेरे साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना किया जाए, यह समता है। नेक्स्ट, बंधुत्व मतलब भाईचारा। इसका भी उल्लेख, इसका जो उल्लेख है वो मौलिक कर्तव्य में है, मूल कर्तव्य में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसका मतलब होता है भाईचारा, हम और आप में भाईचारा,
हम और आप एक हो, सभी भारत के लोगों में भाईचारा, इसका उल्लेख प्रस्तावना में है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। उससे पहले बात यह कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। ये विवाद, आखिरकार प्रस्तावना के संदर्भ में क्या बात था, क्या विवाद था, उसकी हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हम देखो जेंटलमैन, इसमें 3 प्रकार की बात है। विवाद, प्रस्तावना में विवाद। देखिए जेंटलमैन, इसमें 3 प्रकार की बात है। इसमें 3 प्रकार की बात है। 1960 से पहले कोई क्लियर नहीं था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। कोई क्लियरिटी नहीं थी। कुछ संभावना थी, हाँ प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये 1960 से पहले था। 60 से पहले प्रस्तावना भाग है या नहीं, इसमें क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन प्रबल संभावना थी, वो प्रबल जो झुकाव था वो ये था कि हाँ प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन जेंटलमैन, वर्ष 1960 में बेरुबारी बात था। बेरुबारी एक बात था। इसमें कहा दिया कि जेंटलमैन, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जेंटलमैन, वर्ष 1973 में एक और मामला सामने आया जिसको बोलते हैं हम केशवानंद बनाम केरल राज्य। केशवानंद बनाम केरल राज्य। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही निर्णय को पलट दिया। इसमें कहा जेंटलमैन कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यस, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जेंटलमैन, वर्तमान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो जेंटलमैन, जिस प्रकार से संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, उसी प्रकार से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। और प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, वो समय था 1976 का। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना में संशोधन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यस, प्रस्तावना में संशोधन। देखो जेंटलमैन, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्दों को ऐड किया गया प्रस्तावना में। पहला था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और अंतिम था अखंडता। जेंटलमैन, इन 3 शब्दों को वर्ष 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं कि प्रस्तावना में किन किन टॉपिकों को शामिल किया गया था। तो ये 3 बात हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब किया गया था? वर्ष 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था?
42 यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 1976 में संविधान किया गया। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो जेंटलमैन आंसर आपका केवल और केवल एक आएगा। अभी तक एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और 3 शब्दों की मुलाकात इस प्रस्तावना में की गई थी। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इस टॉपिक का अंतिम और लास्ट टॉपिक है, इस प्रस्तावना का अंतिम और लास्ट। देखिए जेंटलमैन, ये जो प्रस्तावना है ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। यस, ये प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है और जाहिर सी बात है दोनों के मध्य समानता तो होगी सर, जाहिर सी बात है दोनों के मध्य समानता तो होगी। लेकिन जेंटलमैन हम उस समानता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि समानता से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हम बात करते हैं कि भारत की प्रस्तावना और अमेरिका की प्रस्तावना में क्या अंतर है। अब हम उन अंतरों के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हम पहली बात यह है कि जो अमेरिका की प्रस्तावना में है, उस अमेरिका की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। अमेरिका की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। और जेंटलमैन हमने आपको बताया जो भारत की प्रस्तावना है उसमें संविधान को लागू करने की तिथि का उल्लेख है। ये अंतर है। दूसरा अंतर, अमेरिका की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। यस जेंटलमैन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। इस प्रकार की बातें भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए जेंटलमैन, हम चाहते तो इसी क्लास को काफी लॉन्ग खींच सकते थे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, लेकिन हमने आपको 1 घंटे में सारी बातों से हमने आपको परिचय करा दिया है कि प्रस्तावना क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, उद्देश्य क्या है इसके, इन सारी बातों की हमने आपसे मुलाकात की है। ओके जेंटलमैन, कल हम बात करेंगे संविधान का भाग 1, भारत अब उसके राज्य। ओके जेंटलमैन, आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना बातें चाहे जितनी। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, सेम मूड, सेम प्लेस। थैंक यू, सी यू, चाओ, गुड बाय, टेक केयर।